नाज़रीन, इस वक्त मेरे हाथ में एक कॉलम है जो आज जनाब सोहेल वड़ाई साहब ने लिखा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सोहेल वड़ाई साहब के नाम का कुरा निकला है। जनरल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं, उनसे मुलाकात करने वाले वो पहले सहाफ़ी करार पाए हैं और अब तक बहुत से सहाफ़ियों ने कोशिशें की मगर उनकी मुलाकात नहीं हो सकी जनरल आसिम मुनीर से, फील्ड मार्शल से। मगर सोहेल वड़ाई साहब ने अपनी जो रिवायत है उसको बरकरार रखा है। जैसा कि माजी में वो मुख्तलिफ आर्मी चीफ से मुलाकात करते रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें निकालते रहे हैं उन मुलाकातों से, और आज उन्होंने एक तवील मुलाकात जो तकरीबन 2 घंटों पर मुहित रही है, ब्रसल्स में ये मुलाकात हुई है, पाकिस्तान में नहीं हुई, उसका अहवाल लिखा है। इस अहवाल को भी हम आपके सामने रखेंगे और उसके पीछे जो मंतक है या जो असल बातें हैं वो भी तजिए के तौर पर मतीउल्लाह जान साहब से लेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो कॉलम है सर, ये अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। जो बड़े बड़े बॉम्ब शेल हैं वो मुझे लगता है कि अब हल्की आंच पर वड़ाई साहब आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने फोड़ेंगे और मजीद खबरें भी सामने आएंगी, क्योंकि 2 घंटों की तवील मुलाकात में सिर्फ ये बातें तो नहीं हो सकती। तो पहले मैं कॉलम पढ़ दूं। जी जी, थोड़ा सा पढ़ दें, बिल्कुल बीच बीच में बात भी कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कॉलम है जी, फील्ड मार्शल से मुलाकात। यार लोग तो बेतुकी के बेपर की हाँ बात जी, है। यार लोग तो बेपर की आप ये जो है ना, उड़ाने के माहिर लोहा हैं। पिघलाई दीवार वाली उर्दू यार लोग तो बेपर की उड़ाने के माहिर हैं। एक साबिक एडिटर ने तो बरसों पहले अमेरिका में बैठकर ये वीडियो दावा कर दिया था कि इस आजिज ने जिला वतन नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात और डील करवा दी है। और तो और एक साबिक वज़ीर आला पंजाब और उनके होनहार साहबजादे भी ये खबर उड़ाने में पेश थे। हालांकि उस वक्त तक मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब को सिवाय टीवी के कभी बिलमुशाफा देखा नहीं था। जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं, गायबाना तौर पर उनकी तारीफ और तनकीद दोनों सुनने में आती रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक मुलाकात में मुझे 1985 के बाद से आने वाले आर्मी चीफ का तकाबुल पेश करते हुए मिसालों से वाज़ेह किया था कि जनरल आसिम मुनीर इन सबसे मुख्तलिफ और बेहतर हैं। चले पहले मेरे ख्याल में इस जी। पर बात कर लें। एक तो सोहेल वड़ाइच वाकई बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं कि उन्हें आर्मी चीफ से, बल्कि मेरे ख्याल में ये पहले सहाफ़ी हैं जिनको मुल्क के फील्ड मार्शल से जी हाँ, बिलमुशाफा मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ है। बिल्कुल और ठीक। सोहेल वड़ाइच साहब इन्होंने 1 महीना पहले कॉलम भी लिखा था और उसमें कहा था कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अपने जितने भी पेशरो आर्मी चीफ से उनसे मुख्तलिफ हैं। और सोहेल वड़ाइच मशहूर हैं हर आर्मी चीफ के हवाले से कुछ ना कुछ लिखने के हवाले से, और उनकी जो तहरीरें हैं आर्मी चीफ के हवाले से वो अगर उन्हें कसीदा गोई कहा जाए, तंज़ कहा जाए, और अगर उन्हें चापलूसी कहा जाए, तो ये तीनों चीज़ें दुरुस्त होंगी। क्योंकि चापलूसी थोड़ा सा सख्त नहीं हो जाए? देखिए मेरे ख्याल में सोहेल वड़ाइच साहब के पास जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। उनकी तहरीर ऐसी होती है कि हर आर्मी चीफ जो है वो उसको अपनी तारीफ़ समझता है, और कई दफ़ा तो बजा तौर पे, ठीक है ना। सोहेल वड़ाइच साहब भी बीच में तंज़ का पहलू तो डालते हैं अपनी तहरीरों में, मगर बीच में कुछ ऐसे डायरेक्ट जुमले लिख देते हैं कि जिनसे वो वाकई, जैसे जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने BBC के एक कॉलम में लिखा था, वो मैं पढ़ देता हूँ कि तारीख का शऊर रखने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ना अफगानिस्तान में खाना जंगी चाहते हैं और ना भारत के साथ जंग, सो दुनिया भर के अमन पसंदों के लिए जनरल बाजवा की तकर्री एक खुशखबरी है। इससे पहले लिखते हैं कि बिल आखिर पाकिस्तान की पायदार तरक्की का रास्ता हमवार हो चुका है, क्योंकि तारीख के तालिब इल्म और तरक्की के खां जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ बना दिया गया है। इस फैसले पर वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के ममालिक से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान अमन और तरक्की की राह पर ही चलेगा। क्या ये सरकास्टिक अब था? देखिए ना, ये मैं आपको बताऊँ, ये मैं और आप जैसे सहाफ़ी तो इसमें ज़रूर सरकाज़्म को या तंज़ को तलाश कर लेते हैं, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। मगर जो आर्मी चीफ़ हैं, जो फ़ौज की आला क़यादत है, वो इन जुमलों को लिटरली लेती है, ठीक है? ठीक है। उनके ये सरकाज़्म और तंज़ और बिटवीन द लाइन्स रीडिंग के हवाले से ना तो उनका एक्सपीरियंस होता है, ना बैकग्राउंड होता है, ना नॉलेज होता है, तो वो ऐसे जुमलों को पसंद करते हैं ओके। और इसीलिए वो माशाल्लाह से फ़ौजी होते हैं। तो मेरे ख़्याल में सोहेल वड़ाइच जो है ना, अपनी तहरीरों से हर आने वाले जर्नैल की माज़रत के साथ उन्होंने चापलूसी भी की है। उन्होंने आप ये देखें कि जनरल बाजवा के दौर में बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से उनके कसीदा लिखा और बताया कि उनका मुल्क के बारे में क्या विजन है, सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, मईशत के बारे में क्या सोचते हैं। और आज वो जनरल बाजवा जो हैं वो कहाँ हैं? वो सोहेल वड़ाइच के जो प्रोफेसर थे, जो सोहेल वड़ाइच के फ़िलासफ़र थे, वो किधर हैं आजकल? कौन सी यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे रहे हैं? कहाँ पे उनके तहकीकी मकाले शाया हो रहे हैं? तो लेकिन एक ये कॉलम आपको याद होगा, ये कंपनी नहीं चलेगी। ये भी उन्होंने एग्जैक्टली ही लिखा था। ये उन्होंने ही लिखा था। और देखिए ये कंपनी उन्होंने जो लिखा था ना, ये कंपनी नहीं चलेगी, उन्होंने ये साबित किया था कि ये नून लीग और ये नवाज शरीफ नाअहल हैं, और अगर ये कंपनी नहीं चलेगी तो इनकी नाअहली की वजह से नहीं चलेगी। और फौज जो है उसके अंदर एक सोच पाई जाती है कि अब इस हुकूमत की अफादियत खत्म हो नहीं, चुकी ये है। उस वक्त तो नवाज शरीफ बेसिकली की नहीं, इमरान खान की गवर्नमेंट। नहीं, इमरान खान की गवर्नमेंट की बात, हाँ। अच्छा हाँ, इमरान खान वाली जो कंपनी नहीं चलेगी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इमरान खान वाली कंपनी नहीं चलेगी। लेकिन मैं आपको अगर थोड़ा पीछे ले जाऊँ तो नवाज शरीफ के भी आखिरी दौर में सोहेल वड़ाइच साहब ने भरपूर अंदाज से अंदिया दे दिया था कि अब वो कंपनी भी नहीं चलेगी, ओके। ठीक है ना। वो तो आप किताब की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, आर्टिकल की नहीं है, वो बाद में जो इमरान खान के वो दौर में मुख्तलिफ चला था। कॉलम्स को एक बार तो पिछले हर किताब। दौर में सोहेल वड़ाइच साहब को पहले से इल्म भी होता है, और वो हर जाने वाली हुकूमत की नाअहली और कोताहियों का भरपूर अंदाज से जिक्र करते हैं। और हर आर्मी चीफ की जो भी उनकी, जिसको आप कह लें आइन के खिलाफ साजिश कह लें, हुकूमत के खिलाफ साजिश कह लें, उसको एक सियासी हिकमत अमली के तौर पे बयान करते हैं। जैसा कि उन्होंने पहले लिखा था बाजवा डॉक्ट्राइन, और अब उन्होंने आखिर में लिखा था हाफिज डॉक्ट्राइन। और आप यकीन करें कि एक सहाफ़ी, चले बाजवा साहब से तो कोई 5-6 घंटे की मुलाकात हुई थी ना, वो एंकरों का एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी, आपको याद होगा, उसके बाद जी उन्होंने लिखा था। हाफिज साहब से तो बगैर मुलाकात के उन्होंने हाफिज डॉक्ट्राइन के ऊपर एक कॉलम लिख दिया, यानी उनसे इंतजार भी नहीं हुआ कि इस मुलाकात का इंतजार कर लेते और उसके बाद लिखते।
उन्होंने पहली हाफिज डॉक्ट्राइन के नाम से वो लिखा सर एक शायद इसी वजह फलसफा, से मुलाकात उनको तो शायद इस वजह से मुलाकात का भी उन्हें शर्फ हासिल हो जी गया। तो मैं समझता हूँ कि सोहेल वराइच साहब का ये पुराना जो है हरबा है, और वो जब कोई सहाफ़ी उनसे पूछता है ये क्या, वो कहते हैं यार आप समझते नहीं हैं, ये तंज है और ये बिटवीन द लाइन्स भी इसको पढ़ना ज़रूरी है। जी। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने अभी वड़ाई साहब की तो बात की, वो कोट कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, जो वड़ाई साहब को ये बता रहे हैं कि 1985 के बाद से आने वाले जो आर्मी चीफ्स हैं उनमें जनरल आसिम मुनीर साहब मुख्तलिफ भी हैं सबसे और बेहतर भी हैं, और ये भी उन्होंने बताया वड़ाई साहब को कि उनकी नुमायाँ खूबी है कि वो इधर की दिखाकर उधर को गेंद नहीं मारते चलें जी। और ना ही वो विकेट के दोनों तरफ वैसे खेलते। ये कॉलम पढ़ के शहबाज शरीफ साहब भी खुश हो गए होंगे कि चले वैसे खुश मेरे तो मोहसिन नकवी मेरे साहब भी हुए होंगे। मोहसिन नकवी साहब की भी तारीफ होगी कि बड़े रिलायबल बंदे हैं, हम्म, और शहबाज शरीफ साहब भी पहले वालों की तरह नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, कितने आर्मी चीफ्स को इन्होंने अपॉइंट किया, हर एक के साथ इनका फटा हुआ, ठीक है। तो अब ये रिकॉर्ड पे ला रहे हैं कि भाई पहले वालों की तरह नहीं हो। मैं आप मुझसे लिखवा लें कि जब इन्होंने राइट शरीफ को तैनात किया तो उनकी भी तारीफों के पुल बांधे इसी शहबाज शरीफ ने, इसी नवाज शरीफ ने, और कहा कि इनके शहदा का फैमिली है और ये बड़े जमहूरियत पसंद हैं। फिर जब जनरल बाजवा को तैनात किया, उनकी तारीफों के पुल भी जो है इसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बांधे, और कहा कि जनरल बाजवा जो हैं वो बड़े प्रोफेशनल हैं। और वो ये खबरें भी लीक की गई उस दौर में कि जब जनरल बाजवा कोर कमांडर थे, कि राइल शरीफ जब वो धरना के मुबैना तौर पर धरने को सपोर्ट कर रहे थे इमरान खान के, तो उस वक्त जनरल बाजवा जो है कोर कमांडर मीटिंग में कहते थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह की भी तासर दिया गया। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तो जनरल बाजवा के भी सलूट मारने पर उन्होंने इसी तरह के कसीदे पढ़े थे कि ये बड़े अच्छे हैं, और बाद में फिर जो जनरल बाजवा ने उनके साथ किया। तो अब भी ये मजबूर हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये दोनों माशाल्लाह से भाई मजबूर हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसा सोहेल वड़ाइच मजबूर हैं कि हर आने वाले आर्मी चीफ को वो इसी तरह कसीदा गोई करते हैं, चापलूसी करते हैं और उनको हवाओं में पहुंचा देते हैं। और शायद यही वजह थी कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने वो हिकमत अमली तब्दील की, और अब ये जो ब्रसल में मुलाकात हुई है, तो इससे ये लगता है कि अब जो हाफिज डॉक्ट्रिन जिस किस्म की सोहेल वड़ाइच ने एक मंजरेआम पे लाई है, अब वाकई हाफिज साहब को भी एक ये तासुर दिया जाएगा कि वो इस मुल्क के सबसे बड़े फिलासफर हैं, वो सबसे बड़े आलिम हैं, वो सबसे बड़े लीडर हैं। और फिर जैसा कि पहले आर्मी चीफ्स ने किया, अल्टीमेटली वही होने जा रहा है, और जब वही होगा तो कोई भी हुकूमत फिर जो है वो ज़्यादा अरसे नहीं चलती। लेकिन तो वो आप देख लें, ये कोई अच्छी कोई खबर नहीं है सोहेल वड़ाइच साहब ने ये जो भी लिखा है, क्योंकि इसके बाद जो उन्होंने आगे जाके कुछ वाक़यात बयान किए हैं कि 5 साला मनसूबा भी है, 10 साला मनसूबा भी है। तो आप मुझसे लिखवा के रख लें कि ये 5 साला मनसूबा और 10 साला मनसूबा जो होता है, ये सिविलियन हुकूमतों के लिए नहीं होता, ठीक है। उनको बारी बारी इस्तेमाल किया जाता है, और अब भी वही कुछ होगा। वो तो जी। 10 साल और 15 साल मंसूबा जो कलम आपके हाथ में है उसमें भी उन्होंने दिया था बाजवा साहब का। इसमें आगे चलकर वो कहते हैं कि इसी तरह मेरे कई दिहाइयों के देरीना दोस्त मोहसिन नकवी भी हर मुलाकात में जनरल साहब के वाकयात और जो खूबियां हैं उनका दफ्तर खोल बैठते। मोहसिन नकवी राजों को गहराई में दफन रखने, कम गोई और खामोशी से हर सवाल को टालने का फन बखूबी जानते हैं। उनके अंदर एक तूफान बर्पा होता है, वो चेहरे की कैफियत से दोस्तों पर तो अयां हो जाते हैं, मगर खुद उनके उस बारे में कभी जबान नहीं खुलती। भारी बात है, आप जिस वज़ीर ने मुलाकात करवाई है, 2-4 जुमले तो उसके भी बनते ही है ना। इतना परसेंट शेयर तो मोहसिन नकवी का भी बनता है। इतना बड़ा काम किया, उन्होंने कहा जी अपना बंदा है, मिल लो, कोई नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ब्रसल्स आ जाओ, तो ब्रसल्स जाके मुलाकात की है, पाकिस्तान में नहीं की। तो मतलब वो ये कह सकते हैं ना कि भाई वो बंदा इतना दूर उधर मिला था, तो पाकिस्तान में तो मैं नहीं मिल सकता सहाफ़ियों को। वो ब्रसल्स जाके वो ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल माहौल में बात कर बतौर सकते हैं। सहाफ़ी मैं तजस्सुस से मजबूर होकर मोहसिन नकवी से दोस्ताना और कभी-कभी शिकवे के अंदाज में कहता रहा कि जनरल साहब से मुलाकात करवा दो। मोहसिन नकवी हंसकर कहते कि मैंने आपका पैगाम दे दिया है, मगर वो सहाफ़ियों से मिलना नहीं चाहते। एक बार मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में तल्ख मुकालमा हो गया कि आप मेरा पैगाम ही नहीं पहुंचाते, वरना मुलाकात कैसे ना होती। अगली सुबह मोहसिन नकवी ने बताया कि आपका खत और पैगाम मैंने जनरल साहब को पहुंचा दिया है। गालिबन इन्होंने खत लिखा था जनरल साहब को, और उन्होंने खत मुस्कुरा तो नहीं कह सकते, एप्लीकेशन कह सकते हैं, दरखास्त कह सकते हैं, इन्होंने खत रिक्वेस्ट लिखा कह है, सकते इन्होंने हैं। खत लिखा है। ठीक है, बहरहाल। अच्छा, अगली सुबह मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि आपका खत और पैगाम मैंने जनरल साहब को पहुंचा दिया है, और उन्होंने मुस्कुराकर उसे आईएसआई के सरबराह जनरल आसिम मलिक के हवाले कर दिया। मुझे मोहसिन नकवी की बात का यकीन ना आया, और मैं समझा ये बात सिर्फ मुझे टालने के लिए है। मगर दूसरे दिन मलेशिया के वज़ीर आज़म को एजाज़ देने की तकरीब सदाती महल में हुई, तो वहीं पहली दफ़ा जनरल आसिम मुनीर से दुआ सलाम हुई। उन्होंने न सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ के पैगाम की तस्दीक की, बल्कि वक्तन फ़वक्तन मेरी दरख्वास्तों का भी मुस्कुराकर इकरार किया और कहा जल्द मिलेंगे। बिल आखिर वो पहली मुलाकात बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में हुई। ये पहली मुलाकात थी, मैंने ना कभी खुफिया मुलाकात की थी ना आज की। ये एक आजिज़ सहाफ़ी और फील्ड मार्शल की मुलाकात थी, जिसमें मेरे खुरदरे सवालात और उनके वाज़ेह और शफ़ाफ़ जवाबात। अच्छा, अब ये खुरदरे सवालात जो हैं, उन्होंने अपने सवालात को खुरदरा तो कह दिया, मगर मेरे ख्याल में ये काम आप पढ़ने वालों पे छोड़ देते कि आपके सवाल कितने खुरदरे थे। जिस किस्म के खुरदरे आप सवाल जनरल बाजवा से करते रहे हैं, वो भी शाये हो चुके हैं, वो जो खुरदरे जिनको आप कहते हैं, और जिस किस्म के सवाल इस आर्टिकल में आपने पूछे वो भी सामने हैं। सवालात तो बहुत थे, मेरे ख्याल में बतौर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच कर सकते थे, मगर जैसे आपने पहले कहा कि शायद हो सकता है अगली किस्त में शायद कुछ सवालात सामने आए। इस आर्टिकल में तो मुझे कोई खुरदरे सवाल नहीं, इसमें तो सब चापलूसी वाली बातें थी, और जो बुनियादी क्वेश्चंस जो कि फील्ड मार्शल से किए जा सकते थे, वो मैं और आप भी यहाँ पे बैठ के वो सवाल, हमें पता है उसका जवाब तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हम बुनियादी सवाल तो कर सकते हैं। नहीं, मुमकिन तौर पर मिसाल के उन्होंने तौर पे किए कम होंगे से ना कम सर। क्या पता नहीं अगली किस्त का इंतजार करें। नहीं, देखिए बात लेकिन ये ये है कि इस कॉलम के अंदर कम से कम मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि सदर ट्रंप के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी उसमें क्या बात हुई, ठीक है, और फिर क्या वो पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहेंगे। इस सवाल का जवाब इस कॉलम में कम से कम हमें नहीं मिला। फिर इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिला कि आखिर क्या मजबूरी थी कि आपने जो 2024 के जो इलेक्शन थे उससे पहले और उसके बाद और उन इलेक्शन के दौरान
जिस तरीके से पीटीआई का सिंबल लिया गया, जिस तरीके से अदलिया को कंट्रोल किया गया, जिस तरीके से मैंडेट चोरी किया गया, इस हवाले से भी कुछ सवाल होने चाहिए थे। खुरदरे सवाल नहीं, ये हैं। सवाल तो हुए ये होंगे, तो सारे जवाब आया है ना ये सर। तो सारे शैम्पू वाले सवाल नहीं, हैं। नहीं सर, ये जवाब तो खुरदरे आया। कहाँ से हैं? नहीं, जी, जवाब तो बड़ा वाज़ेह आया है ना आगे जी, जी। चलकर, वो जवाब हम पढ़ते हैं जो पीटीआई से जी, मुतल्लिक बता आया। दें, जी। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि बात सियासत से शुरू हुई और बिलखसूस उन अफ़वाहों पर कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील करने पर काम हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने ब्रसेल्स के जलसे में और मेरे साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त में वाज़ेह तौर पर कहा कि तब्दीली के बारे में अफ़वाहें सरासर झूठ हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये सब खबरें तो सिविल और अस्करी एजेंसियों की तरफ से आई हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। दरअसल उनके पीछे हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ और सियासी अनारकी पैदा करने वाले अनासिर हैं। अपने अज़ाइम पर उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, मुझे उसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं, मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। जनरल आसिम मुनीर बार-बार सियासी अच्छा, हुकूमत मैं 1 सेकंड यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगा। देखें, खुदा ने मुझे सहाफ़ी बनाया, खुदा ने अदील सरफ़राज़ को सहाफ़ी बनाया, खुदा ने सोहेल वराइज को सहाफ़ी और एडिटर और कॉलम नवीस और न जाने क्या-क्या बनाया। जो भी है खुदा ही बनाता है, इंसान का जो है ना कुछ उसके बस में नहीं होता। मगर खुदा जो है वो आपको इस मुल्क का खलीफा नहीं बनाता। खुदा जो है वो आपको बतौर एक सेपा-सलार आपको बादशाह नहीं बना देता। खुदा जो है वो हमारे जो आइन के अंदर है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हुक्मरान बनेंगे, मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अवाम की विल जो है उसका इज़हार किया जाएगा और हुकूमत चलाई जाएगी और आइन के मुताबिक सारे काम होंगे। और उसी खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के आप आइन पे हल्फ़ उठाते हैं कि मैं सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लूँगा। खुदा के और भी बहुत से अहकामात हैं, उन सब पे अमल करना ज़रूरी है और ख़ास तौर पे हकूक़ अल्लाह से भी बढ़ के हकूक़ुल इबाद हैं और यही वो हकूक़ुल इबाद हैं जो आइन पाकिस्तान की सूरत में जो है हमें नज़र आते हैं। और आपने जब हल्फ़ उठाया है सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना लेने का, तो आप कैसे सियासी मामलात के ऊपर इवन के बात कर सकते हैं? सरगर्मियाँ करना तो दूर की बात है। तो खुदा ने तो बहुत कुछ कहा हुआ है। खुदा ने बादशाह नहीं बनाया किसी को, खलीफा नहीं बनाया। और फिर हज़रत उमर की हम मिसाल देते हैं। अगर हज़रत उमर से सवाल जवाब हो सकते हैं क्योंकि वो खलीफा थे, क्योंकि वो लोगों को जवाब देते थे और वो जवाब भी उन्हें देना पड़ा। तो क्या वजह है कि आज एक सहाफ़ी को एक फील्ड मार्शल से, एक अमली तौर पे प्रैक्टिकल हुक्मरान से जवाब लेने के लिए पहले कसीदा लिखना पड़ता है, कॉलम लिखने पड़ते हैं कि मुलाकात का टाइम दे दें और उसके बाद मुलाकात होती है तो एक सहाफ़ी से होती है, बाकी सहाफ़ियों से मुलाकात या उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो देखिए, खुदा ने हम सबको अपने-अपने मुकाम पे बनाया है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जो हैं खलीफा बन जाएँ या बादशाह बन जाएँ। खुदा ने कुछ कवानीन, कुछ कवायद, कुछ रवायात भी बनाई हैं और सबसे बढ़ के ये कि आइन है जिसकी आपने कसम उठाई है, जिसके ऊपर दिफा करने की और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना लेने की। तो बहुत आसान है खुदा की मिसाल। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि सोहेल वराइज साहब ने ये चीज़ें सामने लाई हैं और मेरे ख्याल में इसके ऊपर सोहेल वराइज साहब को कुछ ना कुछ सवाल तो करना चाहिए था या किया होगा, वो अगली किस्त में देख लेंगे। जनरल आसिम मुनीर बार-बार सियासी हुकूमत के तदब्बुर और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 18 घंटे पुरखलूस काम करने को सराहते रहे। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने जिस अज़्म और हौसले का मुज़ाहिरा किया, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं जब हम देख रहे हैं कि एक वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क के, क्योंकि माज़ी में हम देख चुके हैं कि रस्साकशी चलती रहती है एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं बाकायदा तौर पर एक सेम पेज, एक ही सहाफ़ी हैं जो बयान कर रहे हैं दोनों अतराफ़ की कहानी। वज़ीर-ए-आज़म का भी बता रहे हैं कि वो किस कदर खुश हैं, मुतमईन हैं आर्मी चीफ़ से, फील्ड मार्शल से, और बता रहे हैं कि 1985 के बाद तक जितने भी आर्मी चीफ़्स आए हैं सबसे बेहतर ये हैं, इधर की उधर नहीं करते। उसके और ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। और हाँ। दूसरा अब आर्मी चीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की ओपनली तारीफ़ कर रहे हैं हुँ। और जो इंडिया के साथ जंग थी या जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसके दौरान जो काबीना थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, उसकी भी तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये इस पर तो हमें कम से कम मुतमईन होना चाहिए ना कि मेरे ख्याल में सोहेल वराइज साहब इस एक पेज को खूब पॉलिश कर रहे हैं और उसको एक फ्रेम में लगा रहे हैं। वो जो एक पेज होता है ना हुकूमत और फौज का, उसको सोहेल वराइज साहब जो हैं वो अपनी महारत से, अपने इल्म और तजर्बे के साथ भरपूर अंदाज से पॉलिश कर रहे हैं और उसको एक सुनहरी फ्रेम में लगा रहे हैं कि पेज फटा नहीं है जी। एक सवाल रेज़ किया, ये सवाल इसलिए रेज़ किया गया क्योंकि लोगों के ज़हनों में ये डाउट था और यकीनी तौर पे सवाल उठाया गया और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। मगर साथ ही उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू को सोहेल वराइज साहब ने खुद भी इंडोर्स किया अपनी लैंग्वेज में कि वाक़ई केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है और कोई खतरा नहीं है हुकूमत के बदलने का। मगर मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पे फौजी हुक्मरान तो 11-11 साल हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन कोई वज़ीर-ए-आज़म जो है वो 5 साल तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकता। तो सर वज़ीर-ए-आज़म तो बदल वो जाएगा बदलते ना? रहते हैं और बदले भी हैं माज़ी में। इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यहाँ पर ज़िक्र तो नहीं किया गया, डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन हुँ। ज़िक्र उनका बहरहाल मौजूद है। वो कहते अच्छा। हैं कि सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने अच्छा, वो कहा। सवाल क्या था? अब वो सवाल भी उन्होंने वराइज साहब ने लिखना मुनासिब नहीं सर समझा वो और कॉलम ना लंबा ये हो जाता लिखा ना कि सर। सियासी हवाले से मुराद पीटीआई थी, इमरान खान था। अच्छा, उनका नाम नहीं लिखा वराइज साहब ने। इतने बड़े साफ़ी हैं, एडिटर हैं। क्या अर्सा जहाँ आपने इतना बड़ा इंटरव्यू कर लिया, आप एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का नाम पूछ लेते कि भई इमरान खान के हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली है, क्या मुस्तकबिल है? तो कहते हैं सियासी हवाले से किए गए सवाल पे। क्या पता लिखा गया हो और फिर वो बाद में तब्दील एडिट हो हो जाए। गया वो। सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। हुँ। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जुमा सुनाया, जिससे वाज़ेह होता था कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सिवाय इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया मुआफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और मुआफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। मुआशी बहरान के हल के हवाले से उनके पास पूरा रोड मैप था। अब मुआशी बहरान के हल से नहीं, पहले एक हम सेकंड बात जी, कर लें। पहले ये आदम का और फरिश्तों का और शैतान का ज़रा हम बात कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि इस मिसाल के कोई रेलेवेंस बनती है पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल से, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल अगर देखी जाए, तो अगर ये मिसाल के ऊपर बिलीव किया जाए, तो इससे तो ये लगता है कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ फरिश्ते हैं और इमरान खान शैतान है। शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ ने ऐसे करके माफ़ी माँग ली है,
ठीक है, मुर्गा बन के माफ़ी माँग लिया और इमरान खान ने माफ़ी नहीं माँगी इसलिए वो शैतान हाँ, हो गया। मिसाल यहाँ पर मगर ये कोई मिसाल की मुझे रेलेवेंस नहीं लगती क्योंकि इसमें खुदा कौन है? माफ़ी देने वाला कौन है? हुँ। मतलब ठीक है, ये मिसाल मौजूद है, लेकिन ये कौन तय करेगा इस सरज़मीन के ऊपर कि इमरान खान शैतान और शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ जैसे लोग जो हैं वो फरिश्ते हैं? ये कौन तय करेगा? इस ज़मीन पे कौन खुदा है? मतलब ये मिसाल मैं नहीं समझता रेलेवेंट है और इसको पॉलिटिकली एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए और इस तरह की कुरान से आप मिसालें देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप सियासी मुखालफिन को, सियासतदानों को या तो शैतान साबित करने की कोशिश करें या फरिश्ते साबित करने की कोशिश करें। कहाँ आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाया था और उस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो थे वो झूठे, बदकिरदार और बदईमान करार दिए गए सुप्रीम कोर्ट से, करप्ट करवा दिए गए। बददयानत। ठीक है, और कहाँ आज कि जनाब इमरान खान शैतान हो गया है और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ फरिश्ते हो गए हैं। चले वो तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट थी ना, हम उसके भी खिलाफ थे कि जजों को ये अख्तियार नहीं है कि किसी को सादिक और अमीन किया, हम उसको भी कहते थे। लेकिन ये तो मतलब कि ये अजीब बात है कि मतलब इस मिसाल की मुझे कोई रेलेवेंस नहीं नजर आती कि यहाँ पे आप मिसाल दे रहे हैं। मुआशी बहरान के हल के हवाले से उनके पास पूरा रोड मैप था, जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करने की मंसूबाबंदी थी। उन्होंने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रेको डेक से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा, जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी खजाना इस खजाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन मुआशरों में होने लगेगा। अच्छा, ये अदील साहब देखें कि आपने कहा कि वड़ाइच साहब ने लिखा है हम्म, कि मुआशी बहरान के हल के हवाले से उनके पास पूरा रोड मैप था। हम्म, अब देखिए, मुआशी बहरान के हल का पूरा रोड मैप जो है ना तो सुहेल वड़ाइच के पास हो सकता है और ना सिर्फ फील्ड मार्शल साहब के पास हो सकता है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास हो सकता है। और अगर हम मान भी लें कि शहबाज शरीफ मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, तो ये रोड मैप तो वज़ीर आज़म के पास होना चाहिए ना, क्योंकि फील्ड मार्शल जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं हम्म, और पाकिस्तान के मुआशी जो बहरान है उसका हल अफवाज पाकिस्तान ने नहीं देना। ये तजवीज़ तो दे सकते सियासतदानों हैं ने ना देना है, वज़ीर आज़म को तजवीज़ सब। दे सकते हैं, लेकिन ये कहना कि मेरे पास है बकौल सुहेल वड़ाइच के, क्योंकि आप सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं ना कि फील्ड मार्शल साहब ने कहा मेरे पास है, ये हल जो है ये वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना, मुआशी माहिरीन, सरमायाकार, पाकिस्तान के सिविल जो लोग हैं, सियासतदान हैं, पार्लियामेंट है, इनके पास होना चाहिए, वो आप आइडियल बात एकेडमिया कर के रहे पास हैं। होना चाहिए। पाकिस्तान लेकिन ये में तो कहना, सर आप देखें ना, यही तो एक बात है कि सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं, ये सवाल ज़रूर उनको करना चाहिए था कि ये मुआशी बहरान का हल जो है एक कारोबारी फरीक के पास कैसे हो सकता है। कारोबारी फरीक कैसे? हमारी अफवाज पाकिस्तान की मईशत के अंदर ये खुद बहुत बड़े सरमायाकार हैं, कारोबारी फरीक हैं, कंपेटिटर्स हैं। अगर ये अख्तियार मुआशी बहरान के हल का अख्तियार अगर अफवाज पाकिस्तान को दे दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो जो भी हल निकालेंगे उसमें ज़्यादा फ़ायदा तो उन्हीं कारोबारी सनतों को होगा जो कि अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम चल रही हैं, फिर तो बाकी तो नहीं। तो इसलिए ये मैं फिर ये कहूँगा कि ये बात वही है कि बाजवा डॉक्ट्राइन और हाफिज़ डॉक्ट्राइन और सुहेल वड़ाइच जैसे जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और लोगों को ये बावर कराते हैं कि मुआशी बहरान का हल जो है वो शहबाज शरीफ जैसे एक कोट एंड कोट कॉमर्स में वज़ीर आज़म के पास नहीं है, बल्कि फील्ड मार्शल के पास है, आर्मी चीफ के पास है, अफवाज पाकिस्तान के पास है। और ये वो जहन साजी है जो पिछले 10-15 साल से सुहेल वड़ाइच जैसे सहाफ़ी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है सर ये वैसे। प्रैक्टिकल अप्रोच तो है, प्रैक्टिकल अप्रोच तो है। पाकिस्तान में सुहेल आपको वड़ाइच पता है पावर किसके पास है, जिसके पास इख्तियार भी है, किसके पास जिसके है। पास भी है। देखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच तो फिर ये भी है कि जैसे अफगानिस्तान में जब अमेरिका आ गया था तो करज़ाई की हुकूमत बन गई थी, करज़ाई भी प्रैक्टिकल था। हम्म, ठीक है, सही। करज़ाई भी बड़ा प्रैक्टिकल था ना। खुदा न खास्ता यहाँ पे अगर सुहेल वड़ाइच जैसे लोग प्रैक्टिकल साफ़ी होंगे तो कल खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा वक्त आता है तो सुहेल वड़ाइच जैसे उनको भी जाके इंटरव्यू करके कह रहे होंगे कि आपके पास मुआशी बहरान का क्या हाल है। लेकिन देखिए मोस्टली बातें तो चले आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं, उनसे मंसूब हैं या वज़ीर आज़म से मंसूब हैं या मोहसिन नकवी से मंसूब हैं। सुहेल वड़ाइच साहब तो एक सहाफ़ी हैं, उनका तो हक है ना कि वो जाकर उनसे देखिए, सवाल कर साफ़ी सकें। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब को क्वेश्चन तो रेज़ करने चाहिए ना। और मैं एक बात क्लियर कर दूँ, वो जो कहते हैं ना जो लोग ऊँट पालते हैं उनको अपने घरों के दरवाजे भी ऊँचे रखने पड़ते हैं। अगर हमारी फ़ौज, हमारी एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क पे के हुकूमत करना चाहती है तो फिर उनको दिल भी बड़ा रखना पड़ेगा, फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ेगी, फिर किसी सहाफ़ी को सुहेल वड़ाइच की तरह कॉलम लिख के दरख्वास्त नहीं डालनी पड़ेगी कि हमें मुलाकात का मौका दो। अब देखिए ना, जो फैसला कर रहे हैं इस कौम की तकदीर के, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बैठ के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इससे बेहतर तो जनरल मुशर्रफ था कि उसने 3 नवंबर को जब इमरजेंसी लगाई या 12 अक्टूबर को जब बगावत की तो उसने टीवी पे आके ऐलान किया। इनसे बेहतर तो वो था कि कम से कम हमें पता था ये मार्शल है और फिर जनरल मुशर्रफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता था, सवालों के जवाब भी देता था, इंटरव्यूज भी देता था। तो करना है तो फिर उस तरह करें ना। ये कौन सा तरीका है कि दिखाने के लिए शहबाज शरीफ को रखा हुआ है और करने के लिए कोई और? तो चाहते मार्शल लॉ भी लगे हो। मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी ऐलान नहीं हुआ ना। आपको क्या लगता है ये क्या है? सही ये है, मार्शल नहीं है? बिल्कुल सही बात, अनऑफिशियली, अनडिक्लेयर्ड। बैनुल-अक़वामी हवाले से आर्मी चीफ ने कहा है जी कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। हम एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। उन्होंने सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश को जेन्युइन करार दिया है और कहा है कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश में पहल की, अब बाकी दुनिया हमारी पैरवी कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हर मौका पर भारत और इसमें उसके शहबाज शरीफ साहब का तो कहीं जिक्र नहीं है कि उन्होंने या हमारे वज़ारत ख़ारिजा ने नहीं हमें वो ये सारा। नहीं क्योंकि वो अच्छा। बैनुल-अक़वामी मामलात हाँ, अब आर्मी ठीक है। चीफ देख रहे हैं ना। अच्छा। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हर मौके पर भारत और उसके हिंदुत्व रहनुमा मोदी के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब करते रहते हैं। ब्रसल्स में भी उन्होंने जहां भारत को मुतनब्बे किया कि वो प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे, वहां उन्होंने अफगान हुकूमत को भी वार्निंग दी कि तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद की जाए, वरना एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। उन्होंने कहा कि हमने अफगानों पर साल तक मेहरबानियां और एहसानात किए, उसका बदला उतारने की बजाय हमारे खिलाफ भारत से मिलकर
साजिश की जा रही है। यूरोप के मरकजी शहर ब्रसल्स में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के सरबराह सैयद कमर रजा शाह और मेरे फैमिली फ्रेंड और मेहरबान सरदार जहूर ने मिलकर करवाई थी। ठीक है। इसमें यूरोप भर से सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक हुए। जनरल आसिम मुनीर का जंग के फाते के तौर पर इस्तकबाल हुआ। एक ओवरसीज ने तो ठीक है, झुककर मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत ने जो भारत के साथ हालिया लड़ाई हुई है, उसमें एक ज़बरदस्त जो है कार्रवाई की है और बहुत बड़ी फ़तह हासिल हुई है। उसमें कोई शक नहीं है कि उनको एज़ अ फ़ातेह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वेलकम किया है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जंग के फ़ातेह सेपहसालार होते हैं, वो हुक्मरान नहीं होते। बस ये फ़र्क हमें ज़रूर रखना लेकिन चाहिए। ये फर्क आपको सेपहसालार की जो इज़्ज़त होती है, उसकी जंगी महारत और जंगी फतूहात की वजह से होती है, सियासत की वजह से नहीं होती। सियासत की वजह से इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती जो है वो शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, इमरान खान, ज़रदारी, बिलावल, मरियम इन जैसे सियासतदानों के होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़र्क जो है ना हमें रखना चाहिए। और आप ये देखें कि अफ़वाज पाकिस्तान, चाहे हमारी एयर फ़ोर्स है, नेवी है, हमारी बर्री अफ़वाज हैं, अगर ये टोटली फ़ोकस हों सियासत से हट के अपनी जंगी तैयारियों के ऊपर, तो इससे बढ़ के फतूहात हमें नसीब हो सकती हैं। बिल्कुल बेशक। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर अवाम अपने अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी, तो दुनिया की कोई ताकत उस मुल्क को शिकस्त नहीं दे सकती। बिल्कुल तो सही। इसके लिए ज़रूरी है कि सियासत जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइसिव होती है, बहुत ज़्यादा तकसीम कर देती है और वो तकसीम मुआशरे की सेहत के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ राय रखें। उस सियासत में इसलिए फ़ौज को मना किया जाता है कि आप मत पढ़ें, क्योंकि फिर वो सियासत एक ऐसा जरासूमा है कि जो जब फ़ौज उसके साथ टच होती है, तो वो जरासूमा फ़ौज के अंदर भी आ जाता है। हम्म। मतलब जैसे हम लोग लाइक करते हैं ना, कोई इमरान खान को लाइक करता है, कोई नून लीग को लाइक, नवाज शरीफ को लाइक करता है, कोई जरदारी को लाइक करता है। हम लोग तकसीम होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में रोजाना की बुनियाद पे बहस करते हैं, क्योंकि हमने जंगें नहीं लड़नी, हमारे पास वो काम करने का नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखते हैं, बचपन से लेकर स्कूल कॉलेजों में सीखते हैं गुफ्तगू करना, इख्तलाफ करना। फौज के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए अगर इन्हीं लीडर्स के जो फॉलोअर्स हैं खुदा न खासा फौज के अंदर आ जाए, तो वो इख्तलाफ बर्दाश्त करने की उनको तरबियत नहीं है, उनको लड़ाई और जंग की तरबियत है। तो इसलिए फौज को कहा गया कि वो सियासत से दूर रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि एज अ सेपा सलार जनरल आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल को जिस तरह वेलकम किया गया, वो बिल्कुल उनका हक हक था, में। उनका बनता था। और पाकिस्तान में हम जैसों ने भी उनको बहुत अप्रिशिएट किया, खासतौर पे एयर फोर्स को, एयर चीफ को, जिन्होंने असल में एक बुनियाद रखी इतनी बड़ी फतह की। तो मेरे ख्याल में इस इज्जत और इस वकार को पाकिस्तान के अंदर अवाम की सपोर्ट लेने के लिए ज़रूरी है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान सियासत से हट जाएँ और ऐसे सहाफ़ियों से दूर रहें कि जो उनकी जो अस्करी कामयाबियों और फतूहात से ज़्यादा उनकी सियासी सोच को जो है अवाम में तक पहुँचा के अवाम में तकसीम लेकिन पैदा इसमें करें। मैं समझता हूँ आई बैक टू डिफर, बट हम सियासतदानों हम सहाफ़ियों पर तो इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। बात सिंपल सी है सर, जब सियासतदान जिनका वो होम ग्राउंड है, उन्होंने जब खुद अपने इख्तियारात खुद तफ़वीज़ कर दिए हों, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर सरबराह हैं, तमाम इख्तियारात उन्होंने खुद ही उठाकर दे दिए हैं आईनी बेंच को, जो नहीं भी थे आईनी बेंच के। इसी तरह अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान है, काबीना है, उनके कुछ इख्तियारात हैं। ये जो सदर ट्रंप के हवाले से बात हो रही है, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बात हो रही है, वो उनका होम ग्राउंड है। क्यों कर आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल साहब को ये सब काम करने पड़ रहे हैं? क्योंकि वो कर नहीं रहे, या वो चाहते हैं कि यही करें, ये हमसे बेहतर करते हैं? ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो जो कहते हैं ना, मुद्दई सुस्त तो गवाह चुस्त, हम जैसे साफ़ी तो गवाह की तरह है ना, हाँ जी। हमें मुद्दई की ज़्यादा फ़िक्र है, मुद्दई को अपनी फ़िक्र नहीं है। जी हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ जैसे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो इस माहौल के अंदर वो जेन्युइन मुद्दई वो नहीं है। दैट्स अ जेन्युइन पॉइंट। मुद्दई वोटर है, जिनका वोट चोरी हुआ। जेन्युइन मुद्दई वो लोग हैं जो तालीम जिनके पास नहीं है, जो मीडिया नहीं देख पाते। जेन्युइन मुद्दई जो है हम जैसी इंटेलिजेंसिया है, जिसका काम है कि अवाम को आगाह रखना, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम दुरुस्त वक़्त में दुरुस्त सवाल उठाएँ और लोगों को बताएँ कि उनके मैंडेट के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। सही है। तो ये हमारा काम है, सवाल उठाना। इस तरह की चापलूसी वाली मुलाकातें और इंटरव्यू अगर हम करेंगे, तो हम तो स्टेटस को जो है हम प्रमोट कर रहे होंगे। सही है। हम तब्दीली को फैसिलिटेट नहीं कर रहे होंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये सियासतदानों या जो सियासी हुक्मरान हैं, उनकी पॉलिसियों की बुनियाद पे हमें साफ़त नहीं करनी चाहिए। हमें साफ़त करनी चाहिए अपने आइन को देख के, सही है। ठीक है? कानून को देख के, और उसके बाद जो आइन और कानून पे जो पूरा उतरता है, हमें उसी के फ्रेमवर्क के अंदर रह के अपने सवालात भी करने चाहिए और अपने तज्ज़िये भी करने चाहिए। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में यहाँ पे आखिर में पढ़ दें जो इतनी मेहनत की है वड़ाई साहब ने। मैं पढ़ देता हूँ। जनरल आसिम मुनीर ज़ाती तौर पर तकब्बुर से कहीं दूर हैं। हालाँकि आम तौर पर हुक्मरानों और जर्नैलों के इर्द-गिर्द हट्टो-बच्चों का शोर होता है। मगर वो 2 घंटे खड़े होकर कम से कम 2-300 लोगों से मिले, हर एक से मुसाफ़ा किया, उनके साथ तस्वीर बनवाई और हर मुलाकाती के एक आध सवाल का जवाब भी दिया। उनके चेहरे पर कोफ्त नहीं बल्कि हल्की-सी मुस्कुराहट थी। 1-2 साथियों ने मशवरा भी दिया कि इतने लोगों से मिलना बदइंतज़ामी पैदा कर देगा, मगर उन्होंने उजज़ से कहा कि ये लोग बहुत दूर-दूर से आए हैं, मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, तो इनका दिल नहीं तोड़ा जा सकता। और फिर जब तक आखिरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनसे हाथ मिलाकर रुखसत नहीं हुआ, वो अपना ये फ़र्ज़ निभाते रहे। एक सियासी वर्कर ने मुझे कहा, इतना हौसला तो सियासी लीडरों में नहीं कि हर एक से मिलना गवारा करें। फील्ड मार्शल ने इस आजिज़ की मारूज़ात को कमाल मेहरबानी से सुना। सबसे बड़ी आवाज़ तो यही है कि सिविलियन निज़ाम चलता रहे, इसको मसलहत और मसालियत से मज़ीद नुमाइंदा बनाया जाए, ताकि वाक़ई मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके। अब ये जो आखिरी जुमले ना अदील साहब, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी असली क़यादत के अंदर बहुत सी ऐसी शख्सियात होती हैं जो जिनमें तकब्बुर नहीं होता, ग़रूर नहीं होता। मगर बदकिस्मती से ये खसूसियात उस वक़्त तक रहती हैं जब तक वो आर्मी चीफ़ नहीं बन जाती। अब सही। देखिए ना, आप इसे क्या कहेंगे कि अगर कोई आर्मी चीफ़ जो है जनरल कियानी का अगर नाम ले लें कि उन्होंने
बतौर आर्मी चीफ जरदारी और जरदारी हुकूमत को डिफाई किया कैरी लूगर बिल में, हम्म। आप इसको क्या कहेंगे कि बतौर जनरल राहिल शरीफ एक इधर डी चौक में पूरा तमाशा लगाया गया पीटीआई के जरिए और हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई, पार्लियामेंट में हमला हुआ, क्या ये तकब्बुर नहीं है? क्या एक आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जब वो एक कसम उठाता है, हल्फ उठाता है कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा, और इसके बावजूद भी इतना संगीन इल्ज़ाम लगता है कि पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी हुआ, पूरी पार्टी तबाह हो गई, और उस पर हम कहते हैं कि नहीं वो मतलब बड़े, मैं नहीं समझता सुहेल वड़ाई साहब ने ये जो आखिर में लिखा है ये खसूसियात ज़रूर होंगी किसी हद तक, और वो सिर्फ उस हद तक कि हम जैसे बैठ के आज यहाँ इतनी तनकीद कम से कम कर लेते हैं इस एतमाद के साथ कि शायद उठाए ना जाए, ठीक है ना? तो ये इस हद तक तो दुरुस्त है, मगर फिर असल इम्तिहान जो है किसी भी फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ के तकब्बर होने का या ना होने का, वो ये है कि वो सियासत में कितना मुदाखलत करता है और कितना नहीं करता। और मेरे ख्याल में सुहेल वड़ाई साहब ने जो सियासतदानों से जो मवाजना किया है कि फील्ड मार्शल ने 300 बंदों से हाथ मिलाया है, तो मेरे ख्याल में असल मवाजना उस वक्त होगा जब कोई भी आर्मी चीफ जो है इलेक्शन में खड़ा होकर जलसे के अंदर तकरीर करेगा, वोट मांगेगा, और फिर उस वक्त पता चलेगा कि सब्र तहम्मुल सियासतदान में ज़्यादा होता है या किसी साबिक़ आर्मी चीफ में। तो इस तरह की चापलूसियों वाले जो सहाफ़ी हैं और ये जो कालम निगार हैं, इन लोगों ने भी मैं समझता हूँ हमारी असली क़यादत को गुमराह किया है और लोगों की जहन साजी की है कि इस मुल्क में सियासतदान नाकाम है और असली क़यादत कामयाब है। तो ये इंतहाई डैमेजिंग और इंतहाई नुकसानदेह, और मैं समझता हूँ ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि आप लोगों को मावरा आइन जो कल्चर बन रहा है उसकी तरफ राग़िब कर रहे हैं, बजाय उनको ये बताने के कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये दुरुस्त नहीं हो रहा। अच्छे काम कोई भी कर सकता है, लेकिन वो जो कहते हैं ना जिसका काम उसको साझे। बिल्कुल ठीक। बहरहाल देखते हैं मज़ीद इस कटोरी से वड़ाई साहब मज़ीद क्या निकालते हैं। मुलाकात तो उनकी काफ़ी तवील थी और मुझे ये लग रहा है कि कुछ मज़ीद भी खबरें वो कुछ आइंदा आने वाले दिनों में हमारे साथ शेयर करेंगे, उस पर भी आपके साथ बात करेंगे। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।